तो इस कहानी की शुरुआत होती है सॉयर नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि रनिंग ट्रैक पर थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे एक मेल आता है, जिसे देखने पर पता चला कि वो जॉब में सेलेक्ट हो चुकी है। इस चीज को देखकर सॉयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जॉब के लिए बहुत पहले से अप्लाई कर रही थी। लेकिन सॉयर की नए जॉब की ज्वाइनिंग न्यूयॉर्क सिटी में होने वाली थी, इसलिए उसे तुरंत ही न्यूयॉर्क के लिए निकलना था। तुरंत ही वो अपने घर पर आकर सारे सामान पैक कर लेती है। अब बिना देरी किए सॉयर निकल पड़ी थी अपने कार के अंदर बैठ के। उसका सफर बहुत ज्यादा लंबा था, लेकिन वो एक्साइटमेंट कम ही नहीं हो रहा होता नए जॉब के लिए। अब सॉयर जीपीएस पर चेक करते रहती है कि सबसे शॉर्ट रूट कौन सा होगा। वीकेंड का समय चल रहा होता है, तो वो देख पा रही थी कि हाईवे वाले इलाके में बहुत ट्रैफिक है, इसलिए वो एक दूसरा रूट चुनती है जहाँ से पहुँचना बहुत आसान होगा। लेकिन सॉयर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ जाकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसे कई सारे बीहड़ वाले इलाके और फॉरेस्ट एरिया दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल वो यही सोच रही थी कि जैसे तैसे वो न्यूयॉर्क आराम से पहुंच जाए। एक मोमेंट पर तो वो ऐसी लोकेशन पर आ गई जहां से आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। जीपीएस उसे वापस मुड़ने और वही हाईवे पकड़ने का सजेशन देता है, पर सॉयर वो बात नहीं मानती और कोई दूसरा रूट अपनाने का डिसाइड करती है। ट्रैवल करते हुए वो एक प्लेस पर पहुंची जहां पर उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जो खुदाई कर रहे थे। फिलहाल तो उसने कुछ मदद नहीं मांगी और अपनी कार लेकर आगे बढ़ गई। फिर वो बाहर निकलकर मैप के ऊपर चेक करती है कि पॉसिबल वे कौन सा होगा। कई देर तक उसे जब कुछ समझ में नहीं आता, तो एक दूसरी ट्रक उसके पास आकर रुक रही थी। पता चला कि इसके अंदर से वही दो आदमी निकले हैं जिन्होंने कुछ देर पहले सॉयर को कार के अंदर देखा था। उसमें से एक का नाम ईस्टर तो दूसरे का नाम बग होता है। ईस्टर सॉयर से पूछने लगा कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत है कि नहीं, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तब जाकर सॉयर उसे मैप पर दिखाते हुए बताती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे न्यूयॉर्क जाने के लिए रास्ता चाहिए। ईस्टर हंसते हुए उसे समझा रहा था कि तुम्हें कौन सा रूट लेना होगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि अब बहुत ज्यादा रात होने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा रात होने की वजह से ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो वो उसे अपने घर पर चलकर डिनर करने की इनविटेशन दे रहा था। सॉयर इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि किसी अनजान के ऊपर वो कैसे भरोसा कर ले। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब ईस्टर उससे जबरदस्ती करने लगता है। सॉयर तुरंत ही चौकन्ने हो जाती है और उस पर हमला करने लगती है। अब तो ईस्टर का बड़ा भाई बग भी सॉयर के साथ बदतमीजी करता है और उसे बहुत बुरी तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सॉयर, जो काफी बहादुर थी, उसने जैसे तैसे बग को भी पीछे ढकेला और एक चाकू की मदद से उसे जख्मी कर दिया। पर बेचारी वो अकेली कितनों से लड़ती। ईस्टर तुरंत ही उठता है और उसके पैर पर चाकू मार देता है। सॉयर इतना घायल हो गई कि वो उनसे लड़ने के बजाय फिलहाल फॉरेस्ट वाले एरिया की तरफ भागती है। वो समझ चुकी थी कि ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर वो यहाँ पर थोड़ा भी रुकेगी तो वो उससे बदतमीजी करेंगे या फिर मार देंगे। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सॉयर बहुत ही घायल अवस्था में एक जगह पर छुपी हुई है। चारों तरफ अब अंधेरे हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों भाई ईस्टर और बग उसका पीछा करते जा रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया जब वो सॉयर के काफी पास पहुंच गए थे, लेकिन सॉयर ने एक पत्थर दूसरी तरफ फेंक दिया, जिससे कि वो दोनों भाई वहां ढूंढने के लिए चले जाते हैं और फिर सॉयर को बचने का मौका मिल जाता है। अब अगले दिन जब सॉयर को होश आता है, तो उसके पैर पर लगी हुई चोट बढ़ती चली जा रही थी। उसका काफी ब्लड लॉस होने की वजह से वो कमजोर हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी ताकि वो दोनों बदमाश उससे पकड़ ना ले। अब हमें पास ही वाले पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर निक नाम का एक ऑफिसर अपनी सीनियर एडी को सारी बातें बताता है कि उन्हें एक कार मिली है, और वो भी इतने बीहड़ वाले इलाके पर है जहाँ उसका ड्राइवर मिल ही नहीं रहा। निक को शक होने लगा कि जरूर वहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तो अब निक के इतना ज्यादा फोर्स करने पर एडी मान जाता है वहाँ की इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो तो उस जगह पर चला भी गया और कार की छानबीन करता है। एडी को वहाँ पर कुछ खून के धब्बे भी मिले होते हैं, इसलिए वो सबसे पहले वहाँ के कुछ घरों में पूछताछ करने लगा। पता चलता है कि एडी ईस्टर और बग के भी घर पर पहुँच चुका है। वो उनसे साफ पूछने लगा कि वो कार किसकी है जो बाहर खड़ी है, लेकिन ईस्टर इसके बारे में कुछ नहीं कहता, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। पर एडी देख पा रहा था कि ईस्टर और बग दोनों को चोट लगी है, यानी इससे शक और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। लेकिन फिलहाल कोई सबूत ना होने के कारण वो ईस्टर और बग की तलाशी नहीं ले सकता। सॉयर जब थोड़ा आगे बढ़ रही थी जैसे तैसे, तो उसे ईस्टर और बग दिखाई देते हैं, जिन्होंने उसकी कार को नॉर्मल प्लेस से उठाकर एक जगह पर फेंक दिया है। यानी अब कार को ढूंढना और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहे थे कि उन्हें सॉयर को मारना होगा, नहीं तो वो हमारी पोल खोल सकती है। अब उनके जाने के बाद सॉयर अपनी कार के पास जाती है और अपने मोबाइल को चेक करती है। उसका मोबाइल थोड़ा चल रहा था और उसके अंदर उसकी मॉम के कई सारे कॉल्स थे, पर उस जगह पर सिग्नल नहीं होता, जिस वजह से वो कॉल बैक नहीं कर पाती। यही रीजन था कि अब लगते जा रहा है कि
सॉयर बच नहीं पाएगी। इतनी ज्यादा कमजोरी उसके ऊपर छाने लगी थी कि वो बहुत ही ज्यादा लड़खड़ाने लगी। लेकिन अनकॉन्शियस होने से पहले उसे एक आदमी दिखाया जाता है जो उसके पास आ रहा था। अब पता नहीं वो कौन था और सॉयर के साथ क्या करेगा। अब थोड़ी देर बाद सॉयर जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देख पा रही थी कि वो एक घर के अंदर मौजूद है और उसके पैरों पर जो जख्म लगे थे उस पर किसी ने मरहम पट्टी कर दी है। सामने की तरफ उसे एक लेबोरेटरी टाइप की जगह दिखाई जा रही थी जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। और अचानक हमें लैन नाम का एक आदमी दिखाई दिया। एक्चुअल में लैन ने ही सॉयर की मदद की होती है वहाँ से निकाल कर यहाँ लाने के लिए, पर सॉयर बेचारी काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो लैन के ऊपर भी हमला करने लगी। लैन उसे सबसे पहले समझाता है कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, पर यहाँ सॉयर जो एग्रेसिव होने के साथ साथ काफी कमजोर थी वो वापस से गिरकर बेहोश हो जाती है। हमें अब वही निक नाम का ऑफिसर दिखाया जाता है जो एडी से बार बार कह रहा था कि उस कार के बारे में हमें पता करना चाहिए। कहीं न कहीं निक को ईस्टर और बग नाम के उन दोनों आदमियों पर शक है, लेकिन एडी वहाँ इन्वेस्टिगेशन पहले ही करके आ चुका है और उसे नहीं लगता कि वो दोनों किसी भी तरीके से किलर्स हो सकते हैं। पर निक यहाँ कन्विंस नहीं हो रहा था, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। थोड़ी देर बाद जब सॉयर को होश आया तो लैन ने उसे सैंडविच खाने के लिए दिया, पर सॉयर देख पा रही थी कि उसने हाथ बांध कर रख दिया है उसका, यानी लैन नहीं चाहता कि वो यहाँ से भाग पाए। सॉयर तो उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि उसकी मदर उसका वेट कर रही है और उसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना है, नहीं तो वो जॉब नहीं ज्वाइन कर पाएगी। पर लैन उसकी एक बात नहीं सुनता और कुछ ड्रग वाले प्रोडक्ट बनाने में बिजी हो जाता है। यानी वो इलीगल काम करता था लेकिन बुरा आदमी नहीं होता। थोड़ी देर तक वहीं फंसे रहने के बाद जब सॉयर को किसी गाड़ी के चलने की आवाज आती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। लैन तो गुस्से में आकर उसे शांत कराता है क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला तो सॉयर का मरना पक्का है। थोड़ी देर बाद ये रिवील हुआ कि वो ट्रक किसी और की नहीं बल्कि ईस्टर और बग की होती है और लैन तो उनका एक कजन था जो यहाँ उनके लिए कई सारे ड्रग प्रोडक्ट बनाया करता। ईस्टर और बग तुरंत ही लैन के पास आकर उसे एक लेडी के बारे में बताते हैं जो फॉरेस्ट में कहीं भाग गई थी, पर लैन का साफ जवाब था कि उसे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया। वो ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और उन्हें चले जाने के लिए कहता है। वहीं घर के अंदर सॉयर को पता चल चुका था और वो ट्राई कर रही थी कि अपने आप को वो आजाद कर ले। ईस्टर और बग अब काफी शक करने लगे थे क्योंकि लैन ने उसे घर में नहीं बुलाया और वो हमेशा बियर की ऑफर करता है। इस वजह से उन्हें थोड़ा शक हो गया तो ईस्टर और बग खुद ही घर में जाकर चेक करने लग जाते हैं। लैन एकदम परेशान था लेकिन पता चला कि वहाँ से सॉयर भाग चुकी है। उसने जैसे तैसे रस्सी को काट दिया था और पीछे वाले रास्ते से निकल गई और इससे ईस्टर और बग को वहाँ कुछ मिलता भी नहीं। अब सॉयर जब वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही थी तभी हमें पता चला कि थोड़ी ही देर में लैन वहाँ पहुँच चुका है और वो अब उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कह रहा था क्योंकि अगर वो दोनों भाइयों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो शायद हो सकता है कि वो उसे ना बचा पाए। इसलिए सॉयर को सेफ लग रहा था तो वो लैन के साथ ही चली गई। अब हमें एक सीनियर ऑफिसर को दिखाया गया जिसका नाम स्लैट होता है। वो निक और एडी के पास आकर उन्हें डांटने लगा कि तुमने अभी तक वो कार वाला केस सॉल्व क्यों नहीं किया, यानी जो कार उन्हें अबैंडन्ड एरिया से मिली है। एडी तो बताने लगा कि शायद उसे वैसे ही कोई छोड़कर चला गया होगा, लेकिन निक अपने सीनियर को सारी सच्चाई वाली बात बताने लगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन निकालने पर पता चला था कि वो कार सॉयर नाम की लड़की की है जिसके पेरेंट्स ने उसे वो कार गिफ्ट की थी और लास्ट टाइम उसे कॉलेज में देखा गया था पढ़ाई करते दौरान। शायद वो किसी काम के लिए न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी और बीच रास्ते में उसके साथ कुछ हादसा हो गया। सबसे पहले तो इस केस को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, पर अब स्लैट के कहने पर इस मिशन को टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाता है। वो एडी और निक से मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द अपराधियों को ढूंढकर पकड़ लिया जाए। हमें अब सॉयर लैन से बातचीत करते हुए दिखाई जा रही थी, जहाँ लैन सॉयर की तारीफ करता है कि वो रस्सी से छूटने में बड़ी माहिर है, लेकिन सॉयर का दिमाग सिर्फ एक ही जगह पर अटका हुआ था कि उसे यहाँ से निकलना है। वो तो लैन से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसकी हेल्प करे यहाँ से बाहर निकलने में। लैन बताता है कि मेन रोड यहाँ से कई माइल्स दूर पर है और शहर पहुँचने में तुम्हें कई सारे घंटे लग जाएंगे। इस बीच तुम्हें ईस्टर और बग ने देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए लैन ने ये कहा कि कुछ दिनों में वो दोनों भाई कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनकी जो दूसरी ट्रक है उसके अंदर वो तुम्हें बिठाकर शहर छोड़ कर आ जाएगा। सॉयर को अब थोड़ा थोड़ा लैन की बातों पर भरोसा होने लगा था और ये दिखाने के लिए कि वो खतरनाक नहीं है, लैन ने सॉयर के हाथ में लगी हुई रस्सी भी काट दी थी। अगर वो चाहे तो भाग सकती है। हमें अब एडी दिखाया जाता है जो सीधा ईस्टर और बग को आकर मारने लगा था। वो तो उस लड़की सॉयर के बारे में उनसे पूछता है और ये निकलवाता है कि आखिर उन लोगों ने क्या किया उसके साथ। बहुत मार खाने के बाद ईस्टर ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया था, लेकिन इस मोमेंट पर हमें एक और बात पता चली कि एडी नाम का वो पुलिस ऑफिसर ईस्टर और बग के साथ मिलकर काम करता था। दरअसल एडी के कहने पर ईस्टर और बग कई सारी इलीगल प्रोडक्ट्स बनाया करते और शहर में सप्लाई करते। इसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एडी ही लिया करता, लेकिन अब यहाँ एक लड़की के गायब होने की खबर में वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो ईस्टर और बग से सच्चाई पूछता है।
ईस्टर ने तो साफ बताया कि हमने उस लड़की पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन लोगों को सॉयर नाम की लड़की ने किसी को दफनाते हुए देख लिया है। यानी कि उस दिन जब ये दोनों गड्ढे खोद रहे थे तो एडी के ही कहने पर किसी को मारकर वो दफना रहे थे, जबकि सॉयर ने उन लोगों को तो ये करते हुए देखा भी नहीं था। सारी गलतफहमी की वजह से अब इतनी बड़ी कंडीशन आ चुकी है कि उन्हें बचने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ईस्टर एडी को भरोसा दिलाता है कि हो सकता है कि वो लेडी मर चुकी हो क्योंकि उन्होंने पूरा फॉरेस्ट छान मारा, अब तक वो उन्हें बिल्कुल नहीं मिली। एडी रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि उसे ऊपर से प्रेशर आ रहे होते हैं। वो उन्हें फिर से उस लड़की को ढूंढ कर मार देने के लिए कहता है। वहीं अब सुबह होने पर सॉयर लैंड के साथ मौजूद थी और वो उसके काम को बड़े गौर से देख रही होती है। जिस तरीके से लैंड इलीगल प्रोडक्ट्स बनाया करता था और वहाँ कुछ ऐसे भी मटेरियल थे जो दूसरों को मारने के लिए बहुत काम में आते। ये चीजें कैसे बनती हैं, लैंड सॉयर को सब कुछ बताने लगा। अब बातों ही बातों में अचानक सॉयर की नजर एक नुकीले हथियार पर पड़ी तो वो तुरंत ही उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जब सॉयर को अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। लैंड जब काम कर रहा था तो वो नोटिस करता है कि यहाँ से एक टूल गायब है और ये सॉयर के अलावा किसने ही लिया होगा। यानी वो भी अब इस बात से एकदम चौकन्ना हो ही जाता है। थोड़ी ही देर के अंदर ईस्टर और बग वहाँ पर अपने सारे सामान लेकर आ गए थे जो लोड करके शहर में लेकर जाएंगे एडी के कहने पर। लेकिन अंदर घुसते ही वो ज्यादा सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि लैंड ने जानबूझकर वो पूरी जगह धुएं से भर दी थी। ईस्टर और बग ज्यादा कुछ ना देखते हुए सामान गाड़ी में रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं निक भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लगा हुआ था कि आखिर वो सॉयर को कैसे ढूंढे। उसने हर एक जगह मार्क करके रखी हुई थी, लेकिन एडी उसे गुमराह करते हुए ये कहता है कि तुम्हें ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आज छुट्टी का दिन है तो तुम जाकर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। कुछ देर तक समझाने के बाद निक आखिरकार मान गया और वहाँ से जाने लगा। अब जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा तभी उसका एक सामान ऑफिस में ही छूटा हुआ होता है। निक उसे तुरंत ही लेकर जाने के लिए जैसे ही पहुंचा तभी वो माइक पर बात करते हुए सुन पा रहा था एडी को, जो ईस्टर को आदेश दे रहा था कि उस लड़की को ढूंढकर मार दिया जाए, वो हमारे रास्ते में कांटा बन सकती है। एडी भी जैसे ही बाहर आया तो वो जान चुका था कि निक ने सब सुन लिया है। निक एकदम शॉकिंगली खड़ा हुआ था क्योंकि वो जिन लोगों को मुजरिम समझ रहा था एक्चुअल में उसका सीनियर ही वो मुजरिम है। एडी अपनी सफाई देने की कोशिश तो करता है लेकिन निक ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। वो जैसे तैसे बाहर निकलता है अपनी कार में जाने के लिए। एडी उसे समझा रहा था कि हम बातचीत करके ये मामला खत्म कर सकते हैं, लेकिन निक अपने काम के प्रति धोखा नहीं कर सकता था। वो ये कहता है कि वो सब बता देगा, पर अचानक एडी ने अपनी गन निकाली और बिना कुछ सोचे निक को गोली मार दी। बेचारा निक वहीं पर गिरकर खत्म हो जाता है। एडी ने तुरंत ही निक की डेड बॉडी को ईस्टर बग को सौंप दिया, यानी उसे दफनाने का काम वो सब कर लेंगे। साथ ही साथ वो अपने सारे इलीगल सामान की भी लोडिंग अनलोडिंग में भी बिजी थे। एडी ने तो ईस्टर से बात करके ये पूछा कि सॉयर की कौन सी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। ईस्टर और बग ने सॉयर का एक वॉलेट उसे दे दिया जो कि निशानी के तौर पर एडी रख लेता है और अब वो अपने ऑफिस में जाकर ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है सॉयर को ढूंढने के लिए। थोड़ी ही देर में एडी का भी सीनियर ऑफिसर स्लैट वहाँ पर पहुँच गया और इस इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस पूछ रहा था। उसे सॉयर किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स भी यहाँ आने वाले हैं। एडी तो यहाँ पर एकदम टेंशन में होने का नाटक कर रहा था जैसे वो बहुत मेहनत कर रहा है। उसने तो निक के भी बारे में बताया कि वो कल रात से नहीं आया और शायद हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हो। तब जाकर स्लैट ने कहा कि अब ये मिशन उसकी टीम संभालेगी, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम हमारे हवाले कर दो। एडी अब काफी स्ट्रेंज वे में निक के लॉकर की तरफ जाता है और उसे ओपन करके सॉयर का वॉलेट निकालता है। वो एकदम चौंकने की एक्टिंग करने लगा जबकि ये वॉलेट खुद उसने निक के लॉकर में रखा था। इससे वो ये बताने की कोशिश करता है कि निक को कहीं न कहीं सॉयर का पता होगा और वो इस तरीके से गायब हो गया बिना बताए, यानी निक के ऊपर शक जाना चाहिए। स्लैट ने भी अपनी टीम को इस बारे में बता दिया और अब वो घटना स्थल पर जाकर अच्छी तरीके से चेक करेंगे इस बारे में। एडी का तो अब आधा काम हो चुका था, वो भी अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से सारे सबूत मिटाने के लिए निकल जाता है। एडी तो अब वहाँ से सीधा ट्रेवल करते हुए लैन के घर पर पहुंच चुका होता है क्योंकि वो हर एक घर की तलाशी लेना चाहता है जहाँ पर वो उसे वो लड़की मिल जाए। लेकिन लैन तो अपने घर के बाहर बंदूक लेकर खड़ा हुआ था क्योंकि वो एडी को घर में घुसने नहीं दे सकता। एडी कहता है कि मेरे पास राइट्स है कि मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन लैन ने बताया कि तुम जरा भी हिले तो मैं साइड में रखे गए गैसोलीन के कंटेनर को ब्लास्ट कर दूंगा, जिससे ये भी नहीं पता चलेगा कि ये हादसा था या फिर जानबूझ के किया गया होता है। वो पुलिस ऑफिसर एडी इस तरीके से डर गया और वापस
जाने लगा। पर अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाए जहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर हमारे घर की तलाशी लेने आया हो और वो हम पर जबरदस्ती कर रहा है बिना किसी राइट्स के, तो उस कंडीशन में एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें पुलिस ऑफिसर को फिजिकली नहीं रोकना है। ऑफिसर कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी प्राइवेट एरिया की जांच पड़ताल करने के लिए वारंट चाहिए होता है। हाई कोर्ट और अपने सीनियर से परमिशन लिए बिना वो किसी भी प्राइवेट जगह पर डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर की आईडी कार्ड इंश्योर कीजिए कि वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है और उसकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। फिर उससे वारंट और परमिशन मांगिए यहाँ पर चेक करने का। अगर पुलिस ऑफिसर के पास वारंट नहीं है तो वो बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस सकता। फिर भी आपसे जोर जबरदस्ती की जा रही है तो डायरेक्टली आप ऑफिसर्स के हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर सकते हैं। आपके घर पर जो भी हो रहा है उसके बारे में बताइए और पुलिस ऑफिसर का नाम और आईडी भी शेयर कीजिए। तुरंत उसके ऊपर एक्शन होगा और आप एकदम सेफ रहोगे। लेकिन लैन के पास तो बंदूक थी, उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ऑफिसर के जाने के बाद वो जब सॉयर के पास अंदर आया और उसे बताता है कि वो मेरे पहचान का एक ऑफिसर था, लैन तो अब सॉयर से वादा करता है कि वो उससे पुलिस स्टेशन छोड़ देगा और फिर वहाँ से अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा जो बिल्कुल भी इलीगल कामों से घिरी नहीं होगी। सॉयर भी ये सुनकर लैन के लिए बहुत खुश होती है। उसने तो वो छोटा सा टूल उसे वापस दे दिया, लेकिन लैन उसे वापस लौटाकर कह रहा था कि तुम उसे अपने पास ही रखो। दोनों के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि ये चीजें ज्यादा देर तक चलती नहीं। वो पुलिस ऑफिसर एडी तो ईस्टर और बक से भी मिलकर उसके कजिन लैन के बारे में कंप्लेन करता है कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है कुछ दिनों से। इसी वजह से ईस्टर लैन के घर पर गया अपना एक पार्सल लेने के लिए। लेकिन वो जब निकल रहा था तो उसे सीढ़ियों पर 2 अलग अलग जूतों के निशान दिखाई देते हैं। यानी इससे ईस्टर को बहुत ज्यादा शक हो गया लैन के ऊपर। लैन और सॉयर जब अंदर बैठे हुए होते हैं तो पता चला ईस्टर और बग वहाँ अंदर आ चुके हैं। यानी कि उन्हें पता चल चुका था कि सॉयर लैन के पास ही मौजूद है। वो उसे गन पॉइंट पर लेकर सॉयर को वापस करने के लिए कहते हैं। लेकिन लैन समझा रहा था कि वो सॉयर को तुम्हारे पास लाने ही वाला था। और तो और लैन शांति से बातचीत करने के लिए भी बोलता है। ईस्टर और बग जब थोड़ा शांत होते हैं तो लैन झूठ मूठ का ये कहने लगा कि उसने सॉयर को अपने कंट्रोल में कर लिया है, यानी वो जैसा कहेगा सॉयर वैसा ही करेगी। फिलहाल तो सॉयर को उसने कॉफी बनाने के लिए भेज दिया होता है। ईस्टर अपने कजिन लैन के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये एक धोखा है उनके लिए। वहीं सॉयर के ऊपर जब किसी का ध्यान नहीं था तो वो कॉफी बनाने के बजाय एक वो सॉल्यूशन ले लेती है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल था। उसे वो जल्द से जल्द एक माइक्रोवेव में रख दे रही थी। लैन ईस्टर को यही समझाता है कि हमें सॉयर की शायद मदद करनी चाहिए, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अब अचानक बग की नजर उस माइक्रोवेव पर चली जाती है जो अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और पता चला कि थोड़े ही देर में वो फ्लेमेबल वाला लिक्विड ब्लास्ट हो चुका है। वहाँ इतनी ज्यादा आग लग गई कि बेचारा बग तो वहीं पर मर गया। उस पूरे कंटेनर में जितनी भी चीजें थी वो सब धमाके के कारण ब्लास्ट होने लगी। सॉयर और लैन जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं और लैन को भी बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। सॉयर तो लैन को उठने के लिए कहती है पर लैन समझ चुका था कि वो नहीं जा सकता, इसलिए उसने सॉयर को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताया और कहा कि तुम सीधे भागते चले जाओ। सॉयर भी अब यही फॉलो करती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। पर पता चला वहाँ ईस्टर अभी भी जिंदा था। उसकी भी बॉडी जली होती है पर वो गन लेकर सीधा बाहर निकला और शूट करने के लिए जाता है सॉयर पर। लेकिन लैन पीछे से आकर उस पर झपट्टा मारने लगता है। वो नहीं चाहता था कि सॉयर को चोट पहुंचे, इसलिए ईस्टर और लैन के बीच में थोड़े झगड़े होते हैं। अब लगा कि लैन ने ईस्टर को ओवर पावर कर दिया है, तभी पीछे से एडी आ गया। उसने बिल्कुल देरी नहीं की और लैन को जान से मार दिया। ईस्टर ने तो एडी को बताया कि वो लड़की अभी अभी सीधे वाले रास्ते पर भागी है, हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन एडी इतना ज्यादा चालाक था कि उसने ईस्टर को भी खत्म कर दिया होता है, यानी वो अपने ऊपर एक भी शक जाने नहीं देगा। इस पूरी केस को देखकर ऐसा ही लगेगा कि ईस्टर और लैन एक दूसरे के दुश्मन थे और उस लड़की के लिए दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। सॉयर तो लगातार भागते हुए यही सोच रही थी कि कोई उससे मदद के लिए मिल जाए और लकीली रोड पर उसे पुलिस की एक वैन दिखाई देती है। उसने जब हाथ दिखाया तो वो वैन उसके पास आकर रुक भी गई और ऑफिसर उसे अंदर बिठा भी लेता है। लेकिन सॉयर की इतनी बदनसीबी थी कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि एडी ही था। पर अभी सॉयर को ये नहीं पता है कि एडी ही वो ऑफिसर है जो ईस्टर और बक के साथ काम करता था। सॉयर ने तो सारी बातें उसे बता दी कि कैसे उन दोनों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और लैन नाम के आदमी ने उसकी प्रोटेक्शन की। पता नहीं वो किस हालत में होगा, इसलिए सॉयर एडी को कहती है कि हमें घटना स्थल पर जाना चाहिए और जो भी घायल पड़े हैं उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एडी कहता है कि मैं एक चीफ पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और इस केस को मैं अच्छे से सॉल्व करूंगा।
आखिरकार ये मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। सॉयर इस बात पर थोड़ा सोच में पड़ गई कि ये इस ऑफिसर ने अपने किसी भी साथी को इन्फॉर्म नहीं किया और तो और वो उस घटना स्थल पर भी नहीं जा रहा है। यानी कहीं न कहीं सॉयर समझ चुकी थी कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जो अब शायद उसे अकेला तो छोड़ेगा नहीं। कई देर तक ट्रैवल करने के बाद एडी अब कहता है कि हमें आगे फॉरेस्ट में पैदल ही चलना होगा। बेचारी सॉयर अब कुछ कर तो नहीं सकती थी, इसलिए जैसा एडी कहता है वैसा वो फॉलो करती है। फॉरेस्ट में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और ऐसा लग रहा था कि एडी मौका देखकर सॉयर को गोली मार देगा। वो उसे ट्रेवल कराते हुए एक नदी के पास लेकर आ गया। बेचारी सॉयर तो अब रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे बिल्कुल ना मारा जाए, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से चुपचाप चली जाएगी। पर एडी अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तो सॉयर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगा। बेचारी सॉयर अकेली पड़ गई थी, आखिर वो बचने के लिए क्या ही करे। आसपास कोई नहीं होता, यानी एडी के लिए ये अच्छा मौका है कि वो अपने आखिरी सबूत को भी मिटा दे। सॉयर की जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने जो छोटा कांटा रखा हुआ होता है उसे वो बाहर निकालती है। अच्छी बात हुई कि लैन ने उसे आखिरी समय पर वो दे दिया था। सॉयर ने तुरंत ही उसे अपने हाथ में रख के एडी के पैर पर मार दिया। एडी एकदम दर्द में चिल्लाता रहता है, पर सॉयर ने उस पर दया नहीं दिखाई। उसने तो फिर उस नुकीले हथियार से उसके बॉडी पर मल्टीपल वार कर दिए। बेचारा एडी एकदम घायल होकर वहां पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु वैसे ही हो गई थी। सॉयर को सदमा तो लग गया था, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ये करना ही पड़ा। वो बहुत ही घायल अवस्था में जैसे तैसे बाहर निकलती है और उसी रोड वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है जो उसे लैन ने बताया था। थोड़ी देर में पता चला कि कई पुलिस ऑफिसर की गाड़ियां उसके पीछे मौजूद हैं और वो बार बार सॉयर को आवाज दे रहे हैं, लेकिन सॉयर को मानो एकदम सदमा लग गया था। उसे जैसे भरोसा ही खत्म हो चुका है पुलिस ऑफिसर से कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। वो बिल्कुल किसी की बात सुनती नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहती है, जैसे उसने अपनी जिंदगी का जिम्मा खुद ही उठा लिया है। शायद वो इसके बाद किसी अजनबी तो छोड़ो, किसी पुलिस ऑफिसर पर भी विश्वास नहीं करेगी और हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।